सभी को मेरा नमस्कार। तो जो हिंदी नाटक के उद्भव और विकास था, तो विकास पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारा 4 युग आया था। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा प्रसाद युग और चौथा प्रसादोत्तर युग। तो हमारा भारतेंदु युग टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, उसका वीडियो अपलोड है। जो नहीं देखे वो लोग मेरे चैनल पे जाके देख ले। ये हमारा पार्ट 2 है द्विवेदी युग के नाटक। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें मैं द्विवेदी युग भी और प्रसाद युग भी क्लियर करवा दूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है। बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊंगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विवेदी युग के नाटक। द्विवेदी युग में हिंदी नाटक विकास की उस गति को खो बैठा जो उसने भारतेंदु युग में प्राप्त की थी। क्या बोला जा रहा है कि द्विवेदी युग में हिंदी नाटक विकास की उस गति को खो बैठा जो उसने भारतेंदु युग में प्राप्त की थी। इस पैराग्राफ से ये पता चल रहा है कि जो भारतेंदु युग में जिस तरह से नाटक का विकास हुआ, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा था, वो द्विवेदी युग में नहीं देखा गया। उस तरह का विकास प्राप्त नहीं हो पाया, थोड़ा वो कम हो चुका था। फिर है, इस युग के नाटककारों को एक तो परंपरागत रंगमंच उपलब्ध नहीं हो पाया और दूसरे इनका मध्य वर्ग से संबंध टूट गया। क्या बोला जा रहा है, जो इस युग के जो नाटककार थे, जो नाटक लिखते थे, वो लोग को एक तो परंपरागत रंगमंच उपलब्ध नहीं हो पाया, कि मतलब परंपरागत होता है ना कि एक अपना परंपरा से चला आ रहा है, परंपरागत रंगमंच उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। और दूसरा इनका मध्य वर्ग से संबंध टूट गया, और जो नाटक से एक संबंध था, जो भारतेंदु युग के बीचों बीच से, वो एक संबंध ही टूट गया इन लोगों का। फिर है, द्विवेदी युग के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। द्विवेदी युग में क्या हुआ कि नाटकों में सुधारवादी, मतलब नाटक लिखने का ये नहीं था कि कोई भी कुछ भी लिख सकता, उसमें अश्लीलता मतलब खराब चीज़ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लिख सकता। नाटक का मतलब ऐसा होना चाहिए, उसका मुख्य उद्देश्य कुछ से हमें कुछ सीख मिले, या तो समाज सुधार हो या ऐतिहासिक के बारे में कुछ पता चले, ऐसा कुछ उसका टॉपिक हो जिससे अच्छी बात पता चले, और बुराई का उसमें बुराई ही हो, ये नहीं कि उसमें बुराई का प्रशंसा किया जा रहा हो। तो ये सब चीज़ जो सुधार हो रहा था, वो द्विवेदी युग के नाटक में देखा जा रहा था। इसीलिए इस युग में नाटक का ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब किसी में कोई चीज़ का नियम कानून नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोतरी करता है। पर जब उसमें कुछ नियम कायदे बन जाते हैं तो उसे बहुत कम लोग ही उस हिसाब से उसकी रचना कर पाते हैं, उसके विकास कर पाते हैं। वो हो रहा था। उसके बाद है, इस युग के अधिकांश नाटक सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण उपदेशात्मक डॉक्यूमेंट्री बनकर रह गए। क्या बोल रहा है कि इस युग के अधिकांश नाटक सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण उपदेशात्मक डॉक्यूमेंट्री बन के रह गए। इसमें हंसी वाली बात है थोड़ा, कि द्विवेदी युग में जो है कि अधिकांश नाटक क्या बन के रह गया कि सुधारवादी के दृष्टिकोण से बस एक डॉक्यूमेंट्री, मतलब डॉक्यूमेंट जैसा बन के रह गया, और इसका कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि इसमें सुधार नियम कानून बन गया तो लोग ज़्यादा समझ नहीं पा रहे थे कैसे इसकी रचना की जाए, कैसे कैसे कितना क्या लिखा जाए। तो अचानक किसी चीज़ पे आदमी को जब दबाव मिल जाता है तो ऐसा ही होता है। तो द्विवेदी युग में कुछ ऐसा ही चल रहा था। फिर है, पारसी रंगमंच हिंदी क्षेत्र पर छा गया। पारसी रंगमंच हिंदी क्षेत्र पर छा गया और हिंदी रंगमंच अपना अस्तित्व खोने लगा। पारसी मतलब पारसी मतलब मेन जो रंगमंच होता था पारसी का, वो लोग पूरा छा गया, और जो हमारा हिंदी रंगमंच था वो अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोने लगा। ये इस युग के कुछ प्रमुख नाटककारों में आगा हस्र कश्मीरी, पंडित राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, हरे कृष्ण जौहर आदि का नाम लिखा जा सकता है। जो द्विवेदी युग के जो प्रमुख नाटककार थे वो लोग कौन थे? आगा हस्र कश्मीरी, पंडित राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, हरे कृष्ण जौहर आदि का नाम लिया जा सकता है।
द्विवेदी युग के नाटक में। तो द्विवेदी युग के नाटक में हमारा यही निचोड़ निकला कि जिस तरह से भारतेंदु युग में नाटक का विकास हुआ, जिस तरह से वो आगे बढ़ोतरी कर रहा था, उस हिसाब से द्विवेदी युग में उसका विकास नहीं हुआ, क्योंकि द्विवेदी युग के नाटक में कुछ नियम कायदे आ गए, उसमें सुधारवादी आ गया, कोई भी कुछ भी नाटक नहीं बना सकता था, उसमें सुधारवादी की दृष्टिकोण दी गई, जिससे नाटक पे थोड़ा प्रभाव पड़ा और वो धीरे धीरे दबने लगा। और इसमें पारसी रंगमंच हिंदी नाटक के क्षेत्र में आगे बढ़ गया और अपना हिंदी रंगमंच का जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे खोने लगा। और इस युग के प्रमुख नाटककार हैं आगा हसर कश्मीरी पहला, दूसरा पंडित राधे श्याम कथावाचक, तीसरा नारायण प्रसाद बेताब, चौथा हरि कृष्ण जौहर आदि और भी है, पर ये सब 2-4 नाम बताए हैं जो कि प्रमुख नाटककार में आते हैं द्विवेदी युग के। अब तीसरा चलिए हमारा अगला पॉइंट है प्रसाद युग के नाटक। पहला भारतेंदु युग का नाटक कंप्लीट हो चुका है, दूसरा द्विवेदी युग के नाटक, अब तीसरा प्रसाद युग के नाटक। तो देखते हैं इसमें क्या है। प्रसाद युग के नाटक जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। हाँ, आप लोग से ये चीज़, प्रसाद युग में ये टेंशन मत लीजिएगा कौन से प्रसाद है, तो जयशंकर प्रसाद जी ही है। तो बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। उन्होंने कवि होने के साथ साथ कहानी, उपन्यास और नाटक के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने, मतलब कि कवि के साथ साथ, कवि किसको बोलते हैं जो कविता लिखते हैं, गाते हैं कविता को, वो थे जयशंकर प्रसाद जी। लेकिन उसके साथ साथ वो कहानी, उपन्यास और नाटक के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा बनाए रखे थे। फिर है वस्तुतः कवि के बाद प्रसाद नाटककार के रूप में ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। भले वो कवि थे लेकिन वो ज़्यादातर नाटक के रूप में ही ज़्यादा फेमस हुए या प्रचलित हुए, प्रसिद्ध हुए। ठीक है। फिर है प्रसाद ने आरंभ में कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित आदि रूपक लिखे, किंतु उनके प्रतिभा का उदय राजश्री से हुआ। क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी ने जैसे कि लिखे तो वो बहुत कुछ, पहले वो कल्याणी परिणय लिखे, करुणालय लिखे, प्रायश्चित, लेकिन उनको ये राजश्री से ही हुआ। उसके बाद विशाख दत्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवश्रामणी जैसे नाटक लिखकर उन्होंने हिंदी नाटक को विशेष आयाम प्रदान किए। क्या हुआ कि प्रसाद जी आरंभ में बहुत से नाटक लिखे जो कि कल्याणी परिणय था, करुणालय था, लेकिन वो सबसे उनको उतना प्रतिभा या उतना प्रचलित नहीं हुआ जितना वो राजश्री से उनका होना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद ये एक से एक बढ़कर नाटक का रचना किए, जिसमें आपका आता है विशाख दत्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवश्रामणी जो आप लोग पढ़ें, कितनी अच्छी नाटक थी जयशंकर प्रसाद की। ये सब नाटक को लिखकर उन्होंने हिंदी नाटक को विशेष आयाम प्रदान किया, मतलब हिंदी नाटक का बढ़ोतरी किया और आगे बढ़ाया। उनके नाटकों का मुख्य स्वर राष्ट्र चेतना, सांस्कृतिक चेतना व देशभक्ति होते हुए भी उनके नाटकों में मानवीय करुणा और विश्व बंधुत्व की भावना का एक विशेष स्वर सुनाई देता है। क्या बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का मुख्य स्वर जो था, मतलब मुख्य मुद्दा या मेन पॉइंट जो उनका होता था, उनके नाटक से क्या सीख मिलती थी, उनके नाटक में क्या होता था। तो पहला तो उनका राष्ट्र चेतना होता था, हमारे देश की चेतना। उसके बाद सांस्कृतिक चेतना, जो हमारा संस्कृति है उसकी चेतना होती थी, और देशभक्ति होती थी उनके नाटक में दिखता था। और मानवीय, इसे ये सब के साथ होते हुए भी उनके नाटकों में मानवीय करुणा, मतलब आदमी की करुणा का, आदमी का दुख के बारे में भी होता था। और विश्व बंधुत्व और दोस्ती यारी सारा चीज़ के बारे में वो नाटक में लिखते थे कि भावना का एक विशेष स्वर सुनाई देती थी। उनके नाटक में सारे चीज़ आते थे, क्या क्या, राष्ट्र चेतना, सांस्कृतिक चेतना, देशभक्ति, मानवीय करुणा और विश्व बंधुत्व होते थे। और इनको
इनका नाटक के क्षेत्र में किस नाटक से नाम फेमस हुआ या आगे बढ़ा, तो राजश्री से हुआ था शुरू। लिखे तो वो बहुत सारे थे शुरू में, कल्याणी, परिणय, करुणालय, पराचित आदि, लेकिन उनको राजश्री से मिला। फिर उसके बाद उन्होंने एक से एक नाटक की रचना की, जिसमें आता है विशाखदत्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, एकघूट, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवश्रामणी। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है, प्रसाद के समकालीन नाटककार उनके समझ कोई विशेष पहचान नहीं बना पाए। क्या बोला जा रहा है कि प्रसाद के समकालीन नाटककार उनके समझ कोई विशेष पहचान नहीं बना पाए। मतलब कि प्रसाद जी जो थे उनके समकालीन नाटककार उनके समझ कोई विशेष पहचान नहीं बना पाए। फिर है, फिर भी वियोगी हरिद्वार रचित छद्म योगिनी और मैथिली शरण गुप्त कृत तिलोत्तमा, विश्वभर नाथ शर्मा कौशिक कृत भीम आदि कुछ ऐसे नाटक हैं जिन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। मतलब इस पूरा पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि प्रसाद के, जब प्रसाद युग चल रहा था, जब प्रसाद नाटक लिख रहे थे अपने युग में, इसीलिए प्रसाद युग के नाम से उसको बोला गया, क्योंकि उस समय सिर्फ प्रसाद जी का ही नाटक बहुत आगे बढ़ रही थी, बहुत अच्छे से वो नाटक की रचना कर रहे थे। इसलिए उनके नाटककार के समय कोई भी ऐसे नाटककार नहीं थे, मतलब लेखक नहीं थे कि उनके समझ कोई टिक पाए या उनके समझ कोई टक्कर कर पाए और उससे अच्छा कोई नाटक लिख सके। लेकिन फिर भी वियोगी हरि द्वारा रचित छद्म योगिनी और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित तिलोत्तमा और विश्वभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचा हुआ नाटक भीम आदि कुछ ऐसे नाटक हैं जिन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। प्रसाद के अलावा इन लोगों भी ये सारे रचनाओं की रचना किए थे, जो कि एक प्रसाद युग में एक अपना विशिष्ट पहचान बनाई। तो यही था हमारा द्विवेदी युग और प्रसाद युग। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।